बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम हाफ़ज़ा एक नेमत के साथ हाज़िर ख़िदमत हैं। आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है हाफ़ज़ा और एक्सरसाइज, वर्जिश, फ़िज़ियोथेरेपी और इस तरह की थेरेपी के जो दिमाग की सेहत को बेहतर बना सके। हमारे आज के मेहमानों में शामिल हैं प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुस्तफ़ा, जो आगा खान यूनिवर्सिटी में कंसल्टेंट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं और शिफा इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं न्यूरोलॉजी के, और डॉक्टर नबीला सुमरो, जो डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन की हेड हैं और एसोसिएट प्रोफेसर हैं। और हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं डॉक्टर शाहिद मुस्तफ़ा से कि एक्सरसाइज के बारे में तो ये बात शुरू से हम सुनते आए कि इसका ताल्लुक़ जिस्मानी सेहत से है, इससे जिस्म मजबूत होता है, पट्टे मजबूत होते हैं। तो अब क्या वाकई इसका दिमागी सेहत से भी कोई ताल्लुक़, और एक्सरसाइज करने से दिमाग के ऊपर भी कोई असर पड़ता है, या दिमाग के फंक्शन के ऊपर या हाफ़ज़े पे कोई असर पड़ता है? तो इस तरह का कोई ताल्लुक़ है या नहीं है, और है तो क्या है? जी डॉक्टर वासी, ये एक ऐसा एक्सरसाइज, एक ऐसी चीज़ है जो कि नहायत ही आसान चीज़ है, बहुत सेफ़ है, बड़ा महफूज तरीका है, और तीसरी कि बिल्कुल मुफ्त है। इसमें कोई आपके किसी तरह के जो है एक्सपेंसेस नहीं आते हैं। ये कहने के बाद आजकल तो हम जिसे कहते हैं जैसे जैसे नई रिसर्च आ रही है, हम दिमाग के बारे में मज़ीद जान रहे हैं। अब तो लोग कहते हैं कि ब्रेन इज़ लाइक अ मसल, कि ब्रेन जो है एक पट्टे की तरीके से, जैसे किसी पट्टे को आप एक्सरसाइज करके बेहतर कर सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं, इसी तरीके से ब्रेन को भी ग्रो किया जा सकता है। तो मैंने ये इसलिए इस्तेमाल किया कि फ़िज़िकल जो एक्टिविटीज़ का ताल्लुक़ जो है इंसान के पट्टों से है, फ़िज़िकल स्टैचर से है, तो इसका डेफिनेटली ब्रेन की ग्रोथ पे बहुत असर पड़ता है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम बड़े होते हैं, तो हमारे ब्रेन जो है वो थोड़ा सा उसका साइज़ श्रिंक होना शुरू हो जाता है। तो बहुत से लोगों ने सोचा इसके बारे में, कुछ स्टडीज़ भी की, किसी को उन्होंने 12 महीने तक एक्सरसाइज कराई, किसी को 1 साल तक, 1 साल से ज़्यादा से एक्सरसाइज कराई, और उन्होंने कहा ब्रेन साइज़ पहले नापा MRI की स्टडीज़ के ज़रिए, उसको वॉल्यूम जब बाद में नापा, तो उन्होंने देखा कि उनका जो ब्रेन का वॉल्यूम साइज़ था वो बेहतर था उन लोगों के मुकाबले में जो वर्जिश नहीं करते हैं, जो कि फ़िज़िकली इनएक्टिव होते हैं। फिर एक स्टडी ऐसी भी है कि ब्रेन का जो ग्रे मैटर होता है, जिसके अंदर हम समझते हैं कि इंसान का जो कॉग्निटिव फंक्शन है, जो जहनी सलाहियत मौजूद होती है, उसका साइज़ भी बेहतर हो जाता है। और फिर एक स्टडी ऐसी भी आई कि एक टेक्निकल चीज़ होती है कि ब्रेन का हिप्पोकैम्पस, वो हिस्सा जहाँ मेमोरी स्टोर होती है, तो वो हिस्सा भी जो है ब्रेन का प्रिजर्व रहा एक्सरसाइज करने से। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जो फ़िज़िकल एक्टिविटी एक्सरसाइज है, वो न सिर्फ के इंसान के जनरल जिस्मानी ग्रोथ के लिए सही है, उसके साथ साथ उसकी जो जहनी जो नशो नमा है उसको प्रिजर्व करने के लिए वो भी बहुत ज़रूरी है। और ये कहना इसलिए ज़रूरी है कि ये सब बातें इसलिए ज़रूरी हैं डॉक्टर वासे कि जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं तो डिमेंशिया का रिस्क तो बढ़ता ही है। जितना हमारे ब्रेन में रिज़र्व होगा, उतना हम डिमेंशिया को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। हम मिसाल देते हैं कि ये बैंक में एक्स्ट्रा कैश आप रखते जा रहे हैं, जो बवक्त ज़रूरत आपके काम आएगा। अच्छा, हाफ़ज़े की कमज़ोरी के लिए आमतौर पे तो ये समझा जाता है कि अगर किसी को चाहिए कि हाफ़ज़ा मजबूत हो तो टॉनिक्स इस्तेमाल करे, दवाइयाँ इस्तेमाल करे, विटामिन इस्तेमाल करे। ये तो एक नई सोच है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो अगर किसी नौजवान को, किसी 40-50 साल के फ़र्द को इस बात की फ़िक्र हो कि मैं अपने दिमागी सेहत को सही रखूँ, तो उसको कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए और क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए कि जिसके ज़रिए वो अपने दिमाग को एक ऑप्टिमल लेवल तक रख सकता है रेगुलर बुनियाद पर? आई थिंक डॉक्टर वासी, जो जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि इकोनॉमिकल तरीका आजकल के वक्त में, वो तो ये है कि वॉक आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इतना है कि एटलीस्ट 30 से 40 मिनट तक 3 या 4 टाइम्स अ वीक करें, लेकिन एटलीस्ट 30 से 40 मिनट तक। और उसका पेस इतना हो कि आप ब्रेथलेस ना हो। या इसका बहुत आसान तरीका ये है कि 120 अगर वर्ड याद है तो उसमें से आप एज माइनस कर लें अपनी, ठीक है। जो आंसर आता है उसका चाहें तो उसके 50 या 60% उस हार्ट रेट से आप अपनी एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। यानी इतना तेज़ ना चलें, यानी सपोजिंग किसी की एज 60 साल है तो 120 में से 60 माइनस करते, जो आंसर आपको आता है ना उसका 50 या 60% आप अपनी पल्स कैलकुलेट कर लें। इस पेस पे वॉक करें कि आपका पल्स रेट ना उससे बहुत ज़्यादा हो ना उससे कम हो। तो थ्राइस अ वीक करें, एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स। एरोबिक्स, योगा और कोई ऐसी दिमागी एक्सरसाइजेज भी हैं कि जिससे फिजिकल एक्सरसाइज कोई भी हो, एरोबिक्स, योगा, वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग,
जो भी है वो इवेंचुअली इज़ योर फिजिकल एक्टिविटी। तो जो भी आपको अप्रोच में आता है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि जो हमारे कंट्री में बहुत इकोनॉमिकल और एट आर्म्स लेंथ है, वो है वॉकिंग। अगर उसको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि उसमें योगा भी हो या स्विमिंग भी इनकॉर्पोरेट हो, लेकिन ये नहीं है कि ये सेट ऑफ एक्सरसाइज इज गोइंग टू challenge your mental functions more. Any physical activity which suits you and which you are able to do regularly, ये ना हो कि जी मुझे जिम जाना है तो आज गाड़ी नहीं है, आज ड्राइवर नहीं है, आज कोई ले जाने वाला, तो आप अपने गली में वॉक करें। बस टाइम योरसेल्फ, अपने पल्स रेट को टाइम करें, उसकी फ्रीक्वेंसी को करें, लेकिन बस आप एक्टिव रहें। फिर चाहे आप मोड आप खुद चूज़ कर लें, साइकिल रख लें, जॉगिंग मशीन रख लें, वॉक कर लें, स्विमिंग कर लें, वॉट एवर इज एट योर अवेलेबल एट योर आर्म्स लेंथ, लेकिन कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी हो। तो ये जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, ये बिल्कुल एक आम शिकायत है कि लोगों से जब कहा जाता है एक्सरसाइज करो तो लोग कहते हैं जी हमारे घर के करीब कोई पार्क नहीं है, कोई जिम्नाजियम नहीं है। ख़वातीन बाहर एक्सरसाइज इसलिए नहीं करती कि वो कहती हैं सेफ्टी या सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, या धूप लगने से रंग पे असर पड़ जाता है। तो इन सारे इश्यूज़ को हम किस तरह एड्रेस करें, और हम मरीज़ को क्या समझाएं, या एक आम आदमी को कि भाई एक्सरसाइज अगर ये चीज़ें नहीं भी हों तो भी किस तरह उस एक्सरसाइज को किया जा सकता है? तो भी बहुत एक सिंपल तरीके हैं, एक सेट्स ऑफ एक्सरसाइजेज हैं जिनको अकॉर्डिंग टू कैलोरीज, एज वो किया जाता है उनको आम। और इस एज में, जिस एज में हम डिमेंशिया की बात कर रहे हैं, वो थोड़ा एज इज सॉर्ट ऑफ 50 प्लस, तो उसमें तो एक बहुत सिंपल आपकी कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज है जिसमें आपको बताया जाता है कि ये रेपिटेशन बैठे बैठे इस जॉइंट की इस तरह करें। और अब तो ये है कि पहले आपका एक एंड्योरेंस लेवल मेंटेन हो जाता है, जैसे आप एक बेस लाइन पे जो वॉक करते हैं और आप ब्रेथलेस नहीं होते, तो आपका बेसिक एक एंड्योरेंस लेवल डेवलप हो गया। उसके बाद मज़ीद वो लोग कहते हैं कि जी पुलिस हो, इस तरह जिम हो, वो भी बहुत आसान तरीका आ गया है, हर जगह अवेलेबल है कलर्ड थेराबैंड्स। वो उनके बेसिक 4-5 कलर्स हैं, मिनिमम से स्टार्ट करें। वो थेराबैंड आप कमरे में किसी भी कुर्सी से, पलंग से आप अटैच कर दें एंड वो आपके मसल्स को स्टेप बाय स्टेप, टूल्स भी अवेलेबल जो घर पे जी इस्तेमाल किया जा सकता है बहुत इजी तरीके से, कि पहले आप अपना बेसिक वो डेवलप करें, उसके बाद अब अगर आप अपने मसल्स को मज़ीद, जिस तरह काफ़ी लोग हैं जो बेड रिडन हैं, जिनको इतनी फिजिकल एक्टिविटी वो नहीं कर सकते, दे कैन जस्ट सिट एंड डू इट, कैलिस्थेनिक्स और उसके बाद थेराबैंड से। डॉक्टर शायद बच्चों में भी हाफजे की कमज़ोरी कॉमन कंप्लेन है, और उसका लोग मुख्तलिफ दवाओं से, वाइटामिन से, ग़िज़ाओं से इलाज करते हैं। तो क्या बच्चों में भी एक्सरसाइज का कोई रोल है बच्चों के दिमागी सेहत के अंदर बेहतरी से और हाफजे की बेहतरी से? और अगर है तो बच्चों को क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, किस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी डेली करनी चाहिए कि जिससे उनकी दिमाग की ग्रोथ और दिमाग की हेल्थ जो है वो ऑप्टिमल रहे? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, इसलिए कि डॉक्टर वासे हम उस एज में, उस ज़माने में रह रहे हैं जिसमें बच्चों की जो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, उनके एक्सरसाइज का जो एक रुझान है वो बहुत हद तक कम हो चुका है। आज से 20 साल वीडियो गेम खेलते हैं जी जी, आज से 20 साल 25 साल पहले ना टीवी था, इतना था, ना वीडियो गेम्स थी, ना कंप्यूटर्स थे, ना मोबाइल्स थे, तो बच्चे घरों से बाहर रहते थे। जब बाहर जाते थे तो कुछ ना कुछ खेलते थे, कोई हॉकी खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई साइकिल चला रहा है, कोई पैदल जा रहा है कहीं से दूर। तो इनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी एक कुदरती तौर पर उनकी ज़िंदगी का हिस्सा थी। अब यह है कि सब घर में बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट होकर रह गए। सिक्योरिटी का भी एक इशू है कि जो बच्चों को बाहर बच्चों तो कहाँ भेजें। तो ये इसमें मेरे ख्याल में एक तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि घर के अंदर माहौल ऐसा क्रिएट किया जाए, एक पूरे फैमिली लेवल पे, कि भाई ये एक्सरसाइज करना ये एक हेल्दी एक्टिविटी है और इसके फ़वाइद हैं। अगर घर के अंदर जो माँ बाप हैं वो एक रोल मॉडल बनेंगे, वो एक सेट करेंगे कि जी हाँ जी, अगर वालिदैन ख़ुद ही नहीं करना चाह रहे हैं, ख़ुद ही वो जब दफ्तर से आएंगे सोफे पे बैठ जाएंगे, टीवी खोल लेंगे, तो बच्चे भी वैसे ही करेंगे। इसलिए एक तो कि माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो रोल मॉडल बने, ठीक है, ख़ुद सबसे पहले उसको लीड करें, फ्रंट से एक्सरसाइज की कोई एक्टिविटी स्टार्ट करें, और बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे आएंगे। फिर यह कि बच्चों के लिए कोई सिक्योर ऐसी जगह तलाश करें, जिस तरह आजकल अच्छे जिम मौजूद हैं, अपने मोहल्ले के कोई टीम बना लें उसमें। और फिर यह कि सबसे अहम चीज़ है डॉक्टर वासे, वो ये है कि बच्चों को रिवॉर्ड करें। बच्चों का बिहेवियर चेंज करना बिल्कुल, लोग कहते हैं कि इट्स लाइक अ प्लास्टिक, बल्कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी किताब लिखी है कि योर फैंटास्टिक इलास्टिक ब्रेन, बेंड इट, यूज़ इट द वे यू लाइक इट।
कि ब्रेन जो है उसको आप जैसे करना चाहें उसको आप कर सकते हैं। इसी तरह बच्चों के बिहेवियर को जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो रिवॉर्ड का है कि अगर वो किसी एक्टिविटी में ऐसी कोई भी जो चीज़ जो पसंद है उनको, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये फोर्स ना करें कि जो आप करते थे तो क्रिकेट खेलते तो बच्चे भी क्रिकेट खेलें। बच्चे हो सकता है कि भागना चाहें, स्विमिंग करना चाहें, कुछ और खेलना चाहें, तो उनको इनकरेज करें और फिर रिवॉर्ड करें। आहिस्ता आहिस्ता उनका बिहेवियर स्ट्रेंथन होता जाएगा। उनके सामने डिस्कशंस करें कि सेहत के क्या फ़वायद हैं, इसलिए कि आपको पता है कि ओबेसिटी, मोटापा जो बच्चों में बढ़ता जा रहा है, लैक ऑफ एक्टिविटी है, जंक फूड है, फ्रेंच फ्राइज़, आजकल तो बच्चे पिज़्ज़ा वीज़ा ये खाते हैं। जो भी हमारे पास पेरेंट्स आते हैं कहते हैं जी डॉक्टर साहब ये खाते ही है, ये तो ये ओबेसिटी जो है ये रिस्क फैक्टर बन जाता है। कैसे बनता है? एक तो ये कि ये आपकी हार्ट डिजीज़ को लॉन्ग टर्म में जो है हार्ट डिजीज़ करता है, ब्लड प्रेशर करेगा, शुगर करेगा, आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं लेटर लाइफ में डिमेंशिया के करने में। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि एक माहौल क्रिएट करके एज अ फैमिली आगे जाना चाहिए। अच्छा, किसी फ़र्द को डिमेंशिया हो जाए किसी घर के अंदर 50, 60, 65 साल की उम्र में, तो क्या ऐसी एक्सरसाइजेज हैं दिमाग की या दिमाग की सेहत को बेहतर बनाने के लिए कि जिनको हम यूटिलाइज़ कर सकेंगे, जिसके ज़रिए उसके दिमाग की सेहत को बेहतर बनाया जा सके और उसके हाफजे की कमज़ोरी को बेहतर किया जा सके, उसको बेहतर अंदाज से इस्तेमाल किया जा सके? तो वो क्या हैं जो हम थेरेपी इस तरह की करते हैं कॉग्निटिव, वो डॉक्टर मीना बताए? एक तो फिजिकल तो मैंने आपको बताया कि जो आपको मोड अच्छा लगता है जस्ट वर्क फिजिकली, फिर जो आपको कन्वीनियंट है। उसके अलावा जो कॉग्निटिव थेरेपी है उसको हम स्टार्ट करते हैं अपनी, सबसे पहले तो अपनी क्लोजर एनवायरनमेंट से, फिर केयर गिवर्स पे मैं आती हूँ। तो क्लोजर एनवायरनमेंट में आपको अपनी डायरीज या अलार्म की रिमाइंडर्स या कोई ऐसे क्यू मेमोरी के टैग्स होते हैं जो आप बेड साइड पे रखेंगे कि ओके एंड सबसे और उससे इम्पॉर्टेंट बात है कि एक रिमाइंडर बोर्ड्स होते हैं उनके रूम में बहुत बड़े बड़े, ठीक है, और उन पे बोल्ड लेटर्स में सिंपल लैंग्वेज में एवरी डे की डेट, मंथ, ईयर, और फिर व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग तो आपने पहले टॉयलेट जाना है, उसके बाद नाश्ता करना है, सारे सिंपल कमांड्स लिखे होते हैं जो चेंज तो केयर गिवर्स करेंगे लेकिन पेशेंट के लिए एक रिमाइंडर है। इट्स अ कॉग्निटिव थेरेपी। और उनके जो भी चाहे वो जैकेट पहनते हैं, कोट पहनते हैं, उनमें फेमिलियर चीज़ें जो रोज़ाना के इस्तेमाल की हैं वो उनके उस कोट में या उस जैकेट में लगा दी जाएं, और ये उनको याद करा दिया जाए कि नींद से उठते ही पहले वो उनको पहनना है, ताकि उसमें भी क्यूज़ होते हैं सारे, कहीं पेन है, कहीं चश्मा है, वो यानी उठते ही अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उस जैकेट यानी जैकेट या एनीथिंग विच यू वेयर उसमें होगा। बेड साइड आपके डायरी क्यूज़ होंगे। अच्छा, जब आप पलंग से उठेंगे तो आपके रूम में एरोज़ लगा दिए जाते हैं कि बेड साइड टेबल पे एरो के साथ कि बाथरूम इज़ दिस वे एंड व्हेन यू गेट अप यू नीड टू गो टू द टॉयलेट। फिर टॉयलेट में एरोज़ होंगे कि ब्रश योर टीथ, टॉयलेटिंग करनी है, फिर बाथिंग करनी है, और फिर जब वो बाहर आएंगे फिर वो रिमाइंडर होगा एरो सेइंग के ब्रेकफास्ट टाइम है, ताकि अगर केयरर कभी उसके जहन से निकल भी जाए तो उसके मेमोरी क्यूज़ हों। सेकेंड ये कि रूम टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी लो फॉर दीज पेशेंट्स। जितना हाई टेम्परेचर होगा तो उनकी नर्व कंडक्शन जो है दे कैन नॉट कोप अप विद दैट। तो हाई टेम्परेचर्स में ये लोग फिज़िकली ये लोग बहुत स्लो हो जाते हैं। तो टेम्परेचर को इस तरह क्यूज़ को और इनके अलार्म्स आप रखें। अच्छा, केयरर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो जब बात करें पेशेंट से तो एक तो लाइटेड रूम हो, उनके फेस को देख के बात करें, बहुत सिंपल सेंटेंसेस यूज़ करें, और कोई मेडिकल वर्ड्स या डिफ़िकल्ट वर्ड्स वो ना यूज़ करें। जिस तरह कोई आता है, सपोजिंग कोई डॉक्टर विज़िट के लिए आता है तो उसे भी चाहिए कि उनसे बहुत सिंपल वर्ड्स में बात करें। केयरर को भी बताना होता है कि आप जिस तरह व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स टू टॉक, तो वो केयरर्स को ये सब करना होता है। सो दिस इज़ हाउ दे डेवलप क्यूज़ एंड देन रिपीटेड रिमाइंडर्स विल मेक देम functional in the community. And once you think they are independent in the house and they remember everything, then you can slowly extend कि उनको अगर community में ले जाना है तो repeatedly give them reminders and beforehand tell them that we are going to meet your, अगर बेटे के साथ रह रही हैं और कहीं visit करना चाह रही हैं कि जी आपकी बेटी से मिलना चाह रहे हैं
ये उनका नाम है, ये उनके बच्चों का नाम है, ताकि वो पेशेंट दिन ब दिन कॉन्फिडेंट होता रहता है. दे फील नर्वस इन अ एनवायरनमेंट व्हिच यू टेक देम विदाउट काउंसलिंग देम और विदाउट रिमाइंडिंग देम. अच्छा, इसको हम घर वाले जो होते हैं, जो ऐसे मरीजों के केयर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम ट्रेन कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनको हम ब्रीफ कर सकते हैं जी कि ये इन चीज़ों को किस तरह अप्लाई किया जाए अपने घर के अंदर. बिल्कुल. उसका कोई क्या सिस्टम है? उसका सिस्टम ये कि हमारे रिहैब मेडिसिन में जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट है, वहाँ उन पेशेंट्स को पहले नहीं बुलाया जाता है, फैमिली के केयर गिवर्स को ये पूरा एक प्रोग्राम बताया जाता है. फिर वो लोग ये घर पे प्रैक्टिस करते हैं और फिर स्लोली दे ब्रिंग देम टू आवर सेटअप, क्योंकि ये ना हो कि डे 1 से वो उठ के जो हमारे सेटअप में आएंगे तो दे विल बी टोटली लॉस्ट. तो इट्स मोर ऑफ अ केयर प्रोग्राम, एंड देन वंस दे बिकम अक्वेंटेड स्लोली विथ आवर सेटअप, फिर वहीं बुला के उनको जो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली ADL जो रूम है, जिसको एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग कहते हैं, उनमें इनको ट्रेन भी किया जाता है और उनमें इनको क्यूज़ दिए जाते हैं कि ड्रेसिंग के लिए ओके, टेक योर शर्ट, पुट दिस आर्म, पुट दैट आर्म, हाउ विल यू बटन. वो अगर कैरर भी लर्न करे तो वो भी घर जाके रीइंफोर्स कर देता है, लेकिन जो हमारा ADL रूम है उसमें ये भी ट्रेन होते हैं. एंड देन स्लोली वी टेक देम टू अ फिज़िकल थेरेपी डिपार्टमेंट, ताकि उनकी फिज़िकली भी उनकी एंड्योरेंस बढ़े. तो कॉग्निटिव थेरेपी में हमारे यहाँ न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वर्क करते हैं, और फिज़िकली उनका एंड्योरेंस या उनकी ओवरऑल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए वो डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी करता है. और ये कॉग्निटिव थेरेपी अप्लाई करने से उनका फंक्शन बेहतर हो जाता है. जी, मेंटली दे आर मोर अलर्ट एंड दे आर लेस अग्रेसिव, बिकॉज बिफोर हैंड दे नो कि अब हम यहाँ जा रहे हैं, हमें ये करना है. वो सारी डायरी में उनकी क्यूज ईदर अ केयरर गिव्स, एंड विद टाइम यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, एंड विद रेपिटेशन they can really take a very good care of themselves, क्योंकि वो उनको फिर रिपीटेड रिमाइंडर से 1-8 महीने में वो उनको चीज़ें याद हो जाती हैं, एंड दे लर्न टू पिक अप द डायरी. अच्छा, और उसके बाद वो इतने इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि सुबह के आप सारे वर्बल क्यूज़ लिखें कि ब्रेकफास्ट लें, फिर इज़ योर न्यूज़पेपर रीडिंग टाइम, देन टेलीविज़न का टाइम. व्हाट दे डू एज दे प्रोग्रेस, they only remember words. जिस तरह ब्रेकफास्ट है, न्यूज़पेपर है या लंच है, उसको 3-4 चीज़ों को मिला के वो एक वर्ड बना लेते हैं अपनी आसानी के लिए. और फिर उस वर्ड के पहले वर्ड को देख के they just remember that I have to do this. फिजियोथेरेपी तो एक ख़ास तरह की एक्सरसाइज का नाम है. जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि एक आम आदमी के लिए ज़रूरी है कि वो आधा घंटा रोज़ाना या हफ्ते में 4 दिन एक्सरसाइज करे, लेकिन अगर किसी फ़र्द को अल्जाइमर्स डिजीज़ हो या वेस्कुलर डिमेंशिया हो तो उसको कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए. दूसरी बात है कि फ़िज़ियोथेरेपी का भी कोई रोल है इसके अंदर, या जो ख़ुद फ़र्द अपने घर पे एक्सरसाइज कर सकता है वो करे, तो उसके लिए क्या रिकमेंडेशंस हैं कि उसको किस तरह की कितनी एक्सरसाइज कितनी देर तक करनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज ज़्यादा यूज़फुल है, और फ़िज़ियोथेरेपी करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए. जहाँ तक एक्सरसाइज का ताल्लुक है, ड्यूरेशन का ताल्लुक है, तो ज़ाहिर है कि ये जो डिमेंशिया की जो स्टेजेस हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है. अगर तो अर्ली स्टेज में है, उनके लिए चलना फिरना आसान है, कोई गिरने का ख़तरा नहीं है, तो फिर आधा घंटा रोज़ाना ब्रिस्क वॉकिंग, तेज़ चलना, तो 30 मिनट्स अ डे अगर वो कर सकते हैं तो ये एडिक्वेट होनी चाहिए. ठीक है, इसको हम एरोबिक एक्सरसाइज का नाम देते हैं. इसके साथ साथ अगर वो इस काबिल हैं कि थोड़ा बहुत कुछ मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं तो वो भी की जा सकती हैं. कुछ फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने की एक्सरसाइज होती हैं, कुछ बैलेंस को मेंटेन करने की, ताकि वो आराम से चलते रहें, गिरे नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ा ख़तरा होता है. जी. जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है वैसे वैसे ये सब चीज़ें मुतासर होती हैं. और जो हमें सबसे बड़ा ख़तरा होता है कि खुदा ना खास्ता अगर वो गिरें तो क्या होगा. गिरने से एक तो हड्डी फ्रैक्चर हो सकती है, कूल्हे की, दिमाग पर चोट लगे तो ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं. तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए. फिर ये कि अगर वो ज़्यादा एडवांस स्टेज में बहुत इंडिपेंडेंटली नहीं चल सकते तो बहुत सारी चीज़ें हैं. वॉकर ख़रीदा जा सकता है, किसी के सहारे के साथ चल सकते हैं. इवन कमरे के अंदर भी चलना उनको मूव करा. ये नहीं कि बिस्तर पे लेट गए तो बिस्तर पे लेटे रहें. अगर लेटे रहेंगे तो उनके जॉइंट्स कट जाएंगे, कॉन्ट्रैक्चर्स हो जाएंगे, उनके बेड सोर्स बन सकते हैं. जब खड़े हों तो मेक श्योर करें कि उनके कमरों में जो है लूज़ किस्म के रग्स, जिस तरह कालीन, वो ना हो, क्योंकि उससे पाँव अटक के वो गिर सकते हैं. बाथरूम जाएं तो बाथरूम स्लिपरी नहीं होना चाहिए, उनके जूते ऐसे होने चाहिए.
उनके रेल्स लगी होनी चाहिए जिसको पकड़ के उठ के खड़े हो, ताकि हम इंजरीज़ को जितना भी बचा सकते हैं हमको बचाएं। तो कहने का मकसद ये है कि अर्ली स्टेजेस में आधा घंटे बिल्कुल सही है। और एक सवाल आपने पहले भी किया था कि भाई किस तरह की जाए एक्सरसाइज। हमारे लिए डॉक्टर के लिए कहना आसान है कि जी अपने उनको एक्सरसाइज कराएं, जी उनको फिज़िकल थेरेपी कराएं, ये हम कह के तो उनको भेज देंगे, लेकिन ये है कि हम थोड़ा सा गाइड भी करना चाहिए। अगर वो नमाज के आदी हैं तो बेशक 5 मरतबा नमाज़ पढ़ने जाएं मस्जिद में, ठीक है। जब अकेले जा सकते हैं, घूमने का ख़तरा नहीं है, रास्ता याद रहेगा तो अकेले जाएं, नहीं है तो आप उनके साथ जितना जा सकते हैं, कोई मुलाज़म जा सकता है, कोई भाई जा सकता है, कुछ अपने मोहल्ले में कोई सपोर्ट ग्रुप बना लें। हो सकता है कि कोई 2-4 ऐसे लोग हों जो जिनको अभी इस तरह की बीमारी है, तो इकट्ठे मिलकर कोई एक्टिविटी करें। बिल्कुल एक्सरसाइज है। सौदा लेने जाना है तो किसी के साथ चले जाएं जब तक वो ये हैंडल कर सकते हैं। उनको फिज़िकली एक्टिव जितना आसानी से रख सकते हैं उनको रखें। ज़ाहिर है कि हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हमारे माँ बाप हैं, हमें सवाब मिलेगा, हम उनका सारा काम दौड़ के हम ही कर दें, ये बिस्तर पर बैठे रहें। ऐसा भी सही नहीं है, जितना मूव करते रहेंगे उतना उनके लिए बेहतर है। अच्छा, एडवांस जो अल्जाइमर्स के पेशेंट होते हैं बाज़ औक़ात वो बेड रिडन हो जाते हैं या वो बहुत ही मिनिमली एक्टिव होते हैं, तो इस तरह के मरीज़ों में भी क्या एक्सरसाइज की जा सकती है और उसका भी कोई फ़ायदा है या उसका भी कोई रोल है? जी बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए ना कि अगर आप बिल्कुल टोटली बेड रिडन है तो योर मसल्स वेस्ट एट द रेट ऑफ 14% पर मान। तो उसमें ये कि उसमें फिजियोथेरेपी का रोल है कि कोई आए, उनको उनके जॉइंट्स को मोबिलाइज करे, उनको बिठाए, उनको ट्रांसफर सिखाए, थोड़ा रूम में वॉक करवाए। और उसमें थोड़ा इसलिए ट्रेन प्रोफेशनल्स का उस स्टेज पे, जैसा डॉक्टर साहब ने फरमाया कि इनिशियली दे शुड बी जस्ट ट्रीटेड कि जिस तरह कोई एक नॉर्मल फैमिली का आदमी है, जब तक उनका एंड्योरेंस ठीक ठाक है, इनके अर्ली स्टेजेस हैं, दे आर नो हेल्थ इश्यूज़, कोई नहीं है। लेकिन बेड रिडन में आई वुड से कि अगर एक आध वीक की थेरेपिस्ट को बुलवा के कराई जाए तो एटलीस्ट घर के लोग भी समझ जाएंगे। और उसमें ये होता है कि इस एज में कोमॉर्बिड्स बहुत हैं कि आया वो साथ में हार्ट पेशेंट हैं, किडनी पेशेंट्स हैं या लिवर, जो कोमॉर्बिड्स के साथ कुछ एक्सरसाइजेज की जाती हैं, कुछ नहीं की जाती हैं। तो ये होगा कि एक कोई रेगुलर बेस पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेड रिडन पेशेंट को अगर थेरेपिस्ट बुला के घर वाले भी सीख लें कि जी ये सेट ऑफ एक्सरसाइजेज इतना इस हिसाब से आप करवाएं, तो मोबिलिटी, इवन बेड मोबिलिटी भी हो कि इवन इफ़ यू कैन टर्न द पेशेंट एवरी 2 hours एंड मेक हिम और हर सिट, या इवन बेड टू चेयर भी करें, तो इवन दैट प्रिवेंट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स कि कम से कम ब्लड सर्कुलेशन तो होगी। एंड प्लस वो, और फिर बेड पे लेटे लेटे भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, एंकल पम्प्स हैं, आपकी ये एक लिम्बरिंग अप एक्सरसाइजेज होती हैं जिनको सिंपल वे में दे आर ओनली रेंज ऑफ मोशन। तो वो अगर घर वाले भी समझ जाएं तो सिर्फ ये है कि वो चीज़ें करें। पेशेंट बेड पे भी बैठ के एक प्रोग्राम आराम से फॉलो कर सकता है। तो ये ना समझे कि जो बेड पे है उसको छोड़ दिया जाए या उसको वर्जिश नहीं की जाए। अगर वो खुद घर के लोग इतने इंटेलिजेंट हैं एंड दे कैन डू इट, they can call physiotherapist once or twice, they can guide them और they can carry on। फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज के बारे में ज़्यादातर ये समझा जाता है कि ये मर्दों की एक्टिविटी है, लड़कों की एक्टिविटी है, और ख़वातीन थोड़ा रिलेक्टेंट होती हैं अगर आप उनको कहें कि आप रोज़ाना एक्सरसाइज करें या फिज़िकल कोई एक्टिविटी करें, और फिर वो ये भी कहती हैं कि घर में रह के ये काम किस तरह किया जाए। तो ख़वातीन को आप क्या गाइड करेंगे कि अगर फ़िज़िकल एक्टिविटी उनके लिए कितना ज़रूरी है, एक्सरसाइज, और घर में रह के वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज जो की जा सकती हैं कि जिसके लिए उन्हें बाहर जाने या जिम जाने की ज़रूरत ना हो और वो एक्सरसाइज को घर में रहते हुए भी कर सकें? बड़ा अच्छा सवाल है, इसलिए कि ख़वातीन ज़ाहिर है कि हमारे माशरे का आधा हिस्सा तो होंगी ख़वातीन, और बल्कि कुछ स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि डिमेंशिया जो है वो ख़वातीन में ज़्यादा कॉमन है। 2/3 जो है वो ख़वातीन होती हैं जिनको डिमेंशिया डेवलप होता है लेट लाइफ में। तो उनके लिए एक्सरसाइज उतनी अहम है जितनी मर्दों के लिए अहम है, बल्कि ज़्यादा ही अहम है। ठीक है, फिर ये कि अब ये एक चैलेंज थोड़ा सा होता है कि हमारे माशरे में कि उनको कैसे मोटिवेट किया जा सके। घर से बाहर निकलना भी एक इशू हो जाता है, सिक्योरिटी के बहुत इशू हो जाते हैं। तो अगर आपके घर के करीब कोई पार्क है तो कुछ ख़वातीन मिल के कोई एक्सरसाइज प्लान बना सकती हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, आधे घंटे का है, टाइम लगता है उसमें।
आजकल तो आप जैसे यंग लड़के को भाग रहे हो तो कान में कुछ लगाया हुआ है और भागे जा रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो चले। अगर म्यूज़िक सुन रहे हैं, जो भी आपकी पसंद है, ये भी आइडिया तो लोग कुछ आयतें लगा लेते हैं, कुछ कुरान लगा लेते हैं, कुछ लर्निंग मटीरियल लेके ताकि अपने आप को बिजी कर सकें। कभी कभी वॉक करना बोरिंग भी हो जाता है, इसलिए कि ये तो लाइफ लॉन्ग किस्म की चीज़ है। फिर ये कि आजकल बहुत मशीनें भी मिलती हैं बाज़ार से, अगर जो अफोर्ड कर सकते हैं। ट्रेडमिल ख़रीदी जा सकती है, उस पर आप अपनी फ़िज़ीक के हिसाब से, अपनी एज, अपनी मेडिकल कंडीशंस के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करके उसको अपनी एंड्योरेंस बढ़ा सकते हैं। स्टेशनरी बाइक्स मिल जाती हैं, टीवी के सामने रख ले, अपनों को पसंदीदा ड्रामा अगर लगा हुआ, ख़वातीन अक्सर ड्रामे देखती हैं, तो बजाय इसके कि सोफ़े पे बैठ के ड्रामा देखें, वो ड्रामा आप चलते चलते एक्सरसाइज ट्रेडमिल पे भी देख सकते हैं, और ट्रेडमिल हर तरह की आती है। तो मकसद ये है कि अपनी जो भी इंडिविजुअल आपकी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से पहले तो समझें कि सबसे अहम चीज़ है, यानी कि इतनी अहम है कि ये मैं आपको बताता चलूँगा कि अभी रिसेंटली कोई महीना डेढ़ पहले की बात है कि रिसर्च स्टडी सामने है कि एक्सरसाइज ना करना, लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, वो ज़्यादा डेंजरस है कि जो स्मोकिंग करते हैं उनसे। कि स्मोकिंग के तो हर एक को पता है कि जी कितने असरात होते हैं, तो जो फिज़िकल एक्टिविटी ना होने के असरात हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक हैं। तो अगर इसकी अहमियत को आप समझ जाएं तो वो कहते हैं ना, वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे। तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से भी कोई भी जो है वो उसमें राह निकाली जा सकती है, जब तक इसकी अहमियत को समझ लें अगर हम। इसके साथ ही नादरीन, हम शुक्रगुज़ार हैं अपने मेहमानों के, डॉक्टर शाहिद मुस्तफ़ा और डॉक्टर नबीला सुमरो के, कि उन्होंने इंतहाई अहम मालूमात फ़राहम की एक्सरसाइज और फ़िज़ियोथेरेपी के हवाले से, कि किस तरह अपनी हम हाफ़ज़े को बेहतर बना सकते हैं, बच्चों में, औरतों में, बुज़ुर्गों में, और अल्ज़ाइमर्स डिजीज़ और डिमेंशिया के पेशेंट्स में किस तरह उनकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। अपने अगले प्रोग्राम के साथ हम दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।